तो देखिए, आप में से काफ़ी लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा कि बेसिकली वी हैव बीन ट्रेनिंग CLAT students for last more than 20 years, right? And multiple times we produced All India topper and thousands of selected students in CLAT. तो क्या होता था कि जो हमारे यहाँ CLAT पढ़ने आते थे बच्चे, तो क्लैट हो गया या नहीं भी हुआ तो वो जनरली 5 ईयर लॉ या 3 ईयर लॉ परस्यू करते थे, या लॉ एज अ लॉ करियर को LLB करते थे। तो उनका बड़ा प्रेशर रहता था, क्योंकि जुडिशरी में अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे सब चीजों का, जैसे अच्छे कोचिंग्स है जुडिशरी के, राजस्थान में भी है, बाहर दिल्ली में भी है, लेकिन सारे कोचिंग्स जो है वो जैसे कोई एक स्पेसिफिक जो भी मेंटोर है वो पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से जहां टेस्ट, प्रॉपर टेस्टिंग हो, प्री का, मेंस का, आंसर राइटिंग का, इंटरव्यू का, प्रॉपर स्टूडियोज हो, प्रॉपर एक टीम हो और मल्टीपल एक्सपर्ट्स हो, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो या जो जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस चीज का, वो वैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो बच्चों का बड़ा प्रेशर रहता था कि जुडिशरी का शुरू करो, जुडिशरी का शुरू करो। 10-12 साल से मैं इस प्रेशर को झेल रहा था और फाइनली फिर डिसाइड किया कि हम भी जुडिशरी के लिए शुरू करेंगे। अच्छा, मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, टीम को भी कहता हूँ कि देखिए, हमारे लिए जो क्लैट है वो हमारा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन जुडिशरी हमारा इमोशनल वेंचर है ना। इसमें हमें, ये हमारा कॉमर्शियल वेंचर नहीं है, कॉमर्शियल हम करते हैं और कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ये हमारा इमोशनल वेंचर है जहां पे हमें, क्योंकि जो जुडिशरी में सेलेक्ट होता है, जो एक जज बनता है या मजिस्ट्रेट बनता है, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है किसी की लाइफ में, या एक बहुत बड़ा एक मकाम होता है, अचीवमेंट होता है। क्योंकि फॉर एवर, जैसे आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कईयों के पेरेंट्स जो है वो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज है, या लाइकली टू बी एलिवेटेड एज हाई कोर्ट जज है। तो वो जो एक डेकोरम होता है, वो जो एक रिकग्निशन होता है, वो जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एक बहुत बड़ा होता है। ये किसी भी क्लैट के टॉपर से या थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट से एक भी किसी का जुडिशरी में सेलेक्ट होना या जज बनना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब हम फॉर्चुनेट थे या अनफॉर्चुनेट थे मुझे नहीं पता, जैसे हमने स्टार्ट किया वैकेंसी आ गई। ठीक है, हम सोचे थे कि लंबा पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे, लेकिन एकदम से वैकेंसी आ गई तो फटाफट से जो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम तो स्टार्ट कर रहे थे बहुत बड़े विजन के साथ और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को शुरू कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, है ना। इसमें बहुत मल्टीपल स्टेजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग चाहिए। फिर इसी तरीके से आपको बहुत, अब तो ये जब से भारत वो न्याय संहिता का क्रिमिनल कोड नया आ गया है, तो और ज्यादा आपको एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि वो नई चीज है, उसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसी को दिमाग में रख के हमने ये शुरू किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज लिए, मेंस राइटिंग, जो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज लिए, किसी ने हमारे यहाँ प्री मेंस किया, किसी ने हमारे यहाँ इंटरव्यू ट्रेनिंग किया या इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू किया, मैडम ने भी शायद टेस्ट सीरीज लिया था, या हमारे और यूट्यूब पे हम कंटेंट दे ही रहे थे जितना पॉसिबल था उस कम समय में। तो उसका ये परिणाम हुआ, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, बहुत बड़ी थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और उसकी हमें बहुत खुशी हुई। और देखिए, बड़ा अचीवमेंट होता है जब आप एक इस तरीके से आप मजिस्ट्रेट बनते हैं, जज बनते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, कल भाग्यशाली रहे तो आप हाई कोर्ट भी जाएंगे, एलिवेट होंगे, तो ये एक अपने आप में बड़ा एक अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट को अचीव करके? बहुत खुशी है सर। और आप जितना सम्मान दे रहे हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ही लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जब सक्सेस मिलती है तो
इट फील्स प्राउड, फैमिली को भी प्राउड होता है और फाइनली एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि जो चाहिए था वो अचीव हो गया है। तो बिल्कुल, और सम्मान के आप पात्र हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं हम। और सबसे बड़ा, मैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे वो तो देख ही रहे हैं कि क्या अब आप सेलेक्ट हो गए, तो सिलेक्शन से पहले का माइंडसेट क्या होता है और पोस्ट सिलेक्शन और प्री सिलेक्शन, क्योंकि बहुत अलग है। अचीवर बन के यहाँ बैठ के किसी को गाइड करना आसान है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप उस स्ट्रेस में होते हैं कि क्या होगा, जब आप प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फिर भी आपको ये पता नहीं होता रिजल्ट क्या आएगा, तो आने के बाद तो उस, क्योंकि अभी ये जो हजारों बच्चे हमें देख रहे हैं ये उस फेज में है। आप अब जो इधर चेयर के इस तरफ आ गए, लेकिन ये उस तरफ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या आपको लगता है कि यहाँ पहुंचने में क्या चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया? जैसा कि सर ने कहा, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ बैठ के गाइड करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है मैं तो कहूँगी। लेकिन जब आप उस साइड में हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हर स्टेज पे, क्योंकि प्रोसेस भी बहुत लंबा है, प्री मेंस इंटरव्यू, हर प्रोसेस पे आपको तैयारी करना, उस एंजाइटी से गुजरना, रिजल्ट क्या आएगा, होगा या नहीं होगा वाली डिलेमा में रहना, वो बहुत टफ है और वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है। और जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मैं तो स्पेशली कहूँगी लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा। तो उससे घबराओ नहीं, पर ये जैसे कि मैम ने भी बोला कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए, इससे मैं भी एग्री करती हूँ। अगर आपका फोकस नहीं है, आपके मन में इच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि फादर जुडिशरी में है इसलिए हमको भी बिठाया हुआ है, या किसी का प्रेशर है कि भैया बहनों ने लॉ कर लिया है तो हमें भी करना है, उसके लिए अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज मत रहिए। एक बार लड़ाई करनी पड़ेगी घर वालों से, कर लीजिए, जीवन भर के लिए सुखी हो जाएंगे। तो अगर आपकी इच्छा है तो ही आप जुडिशियल ऑफिसर बन पाएंगे, क्योंकि हलवा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जुडिशरी का अपना खुद का एक डेकोरम है। तो अगर आप में तीव्र इच्छा है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो ही आप बन पाएंगे। तो वो तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये जो एग्जाम मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ उसको मुझे क्लियर करना है। जब तक ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होती लाइफ की, तब तक नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं, और ज़्यादा इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है, बट बी एन एवरेज, एटलीस्ट बी एन एवरेज। अगर आप एवरेज होंगे तो कहीं ना कहीं आप क्लियर कर लेंगे। रैंक आना नहीं आना वैसे भी सर ने बोला मैटर नहीं करता है इसमें, और क्लियर होना नहीं होना कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपका रोल प्ले करेगी। पर अगर आप एवरेज भी हैं और अच्छी तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं तो इतनी श्योरिटी है कि अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैम ने एक तो आपने ये बोला कि लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो टॉप 10 में 9 गर्ल्स हैं, 70% लड़कियां सेलेक्ट है, लड़कों की दाल रोटी नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए स्ट्रेसफुल है। तो सभी के लिए सर वो टॉप 10 में से 9 इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है। अच्छा, ये बात सही की, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए कि वो स्ट्रेस से ही पढ़ाई हो रही है और उसी से टॉपर हो रहे हैं। तो जो मैम कहना चाह रही है कि सिंसियरिटी या सीरियसनेस जो है वो लड़कियों की ज्यादा है, इसलिए लड़कियां ज्यादा सेलेक्ट हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही कि सेट योर प्रायोरिटीज, मतलब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी जुडिशरी है, आरजेएस बनना है, जज बनना है, तो फिर दूसरी कोई चीज नहीं है। न फैमिली है, न सोशल लाइफ है, न फ्रेंड्स है, न फेस्टिवल्स हैं, न आपकी आउटिंग है, न आपके दूसरी चीजें हैं, न आलस है, न नींद है, न ये कुछ भी नहीं है। मतलब अगर प्रायोरिटी क्लियर है कि बनना है तो फिर बाकी सब चीजें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और आपको जैसे सिंगल माइंडेड
डिवोशन होता है, सिंगल माइंडेड गोल होता है, सिंगल माइंडेड एजेंडा होता है, वैसे आपको दिखता है कि मुझे जुडिशरी करना है और कुछ नहीं करना है, मेरा प्लान क्लियर है। अब उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, मुझे बनना है। और अगर ज्यादा साल लग गए, नहीं बन पाए, तो RHJS देके डायरेक्ट एडीजी बनना है, एडीजे बनना है। तो फिर आप इनसे भी आगे और लीग में और आगे चले जाएंगे। ये अगर क्लैरिटी है, ये पैशन है, ये गोल है, तो मेरे ख्याल से कामयाबी जरूर मिलती है, और इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही। दूसरा सवाल जो मैं सोचता हूं इन सब स्टूडेंट्स के मन में होगा, या जो भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके मन में भी होगा, कि जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, जुडिशरी के अलावा कुछ भी नहीं। तो मान लीजिए कोई 5-10 साल तैयारी करे और उसका ना हो, या मैं आपको इस तरह से पूछूं कि आपके पास प्लान बी क्या था, कि इन केस नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मेरा प्लान बी नहीं था, क्योंकि आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मैं वकालत तो नहीं करूंगी, और इसीलिए मैंने कभी कोर्ट भी ज्वाइन नहीं किया। पर मेरा बैकग्राउंड सीए का है, तो मैंने ऐसे सोचा था कि इन केस अगर बहुत अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर सीए वाले फील्ड में जाके कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे। एक बार राहुल द्रविड़ से किसी पर- ने पूछा कि आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा मैं बेरोजगार होता। मतलब उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्लान बी सी डी नहीं था, एक था कि क्रिकेट में मुझे कामयाब होना है। वैसे ही मैम के लिए भी तालियां कि इनको क्लियर था कि मुझे जज बनना है और कुछ नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो चिंता मत करिए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन आप जज बन गए ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार 2-4 अटेम्प्ट और भी लग जाते ना, तो इस खुशी के लिए वो भी चल कुर्बान जाता। थे। ठीक है, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मतलब इतना खुश देखा है फैमिली वालों को, आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो प्राउड हो रहा है, जो बधाइयां मिल रही है, समाज में जो नाम हो गया है, पापा के ऑफिस, सब तरीके से जो बधाइयां मिल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि 2-4 साल और भी लग जाते ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप आ रहे हैं दैट रिक्वायर्स टाइम। और तो आप अपने अटेम्प्ट्स देते रहिए, पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट भी कर लेने चाहिए अपने दिमाग में। एग्जीक्यूट होते टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, पर अपने दिमाग में ऐसे रखिए कि भाई इतने अटेम्प्ट देने और इतने में निकालना ही है, क्योंकि अगर आप हर बार ये सोचेंगे कि अगली बार कर लूंगा तो फिर कभी नहीं होगा। तो उसका प्रेशर भी लीजिए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो नहीं बढ़े। अपनी तैयारी को बैलेंस तरीके से करिए, तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, और उससे अच्छी बात कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज योर बेस्ट अटेम्प्ट। तो अगर वहां पे कोई लैक रह रहा है तो आप सेकंड में ट्राई करिए, पर निराश मत होइए कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगली बार में होगा। अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको बनना है तो जरूर हो जाएगा। मैम प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहूंगा मैं, जैसे इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है ना, मेजर लॉज है, माइनर लॉज है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इसी तरीके से आप देखिए कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी है, अब नए कानून आ गए हैं जो क्रिमिनल कोड्स हैं। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आप कौन सा ऐसा इनको एक सक्सेस टिप देना चाहेंगे कि भाई इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कि पर्टिकुलर आपको लगा कि मेरी सक्सेस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी? कोई किसी सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा ध्यान दिया, या कोई किसी पे ज्यादा फोकस किया, कम फोकस किया, मतलब एज अ स्ट्रेटेजी क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए? पहली चीज तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ज्यादा वेटेज रख रहा है। अगर आप पिछली बार का प्री देखेंगे तो वहां पे मेजर और माइनर लॉ से बराबर क्वेश्चंस आए थे, इस बार मेजर से ज्यादा आ गए। तो आप पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको पढ़ के सब जानना है। सर ने पूछा कि मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन किन सब्जेक्ट्स का रहा है, तो मैं बोलूंगी हिंदी एंड इंग्लिश। अगर मेरा प्री भी निकला है तो वो भी उनकी वजह से, मेंस निकला है तो वो भी उनकी वजह से, तो बिल्कुल आप लैंग्वेज को नेग्लेक्ट नहीं करिए,
वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि लॉ सब पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में जनरली लोगों की पकड़ नहीं होती है, तो वो पकड़ बनाने के लिए एक तो आपको टाइम चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आती है। इट्स नॉट दैट कि आपने अभी पढ़ा अभी आ गया, रटने के लिए आ जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो उसको टाइम दीजिए। उसके अलावा प्री मेंस दोनों की अप्रोच अलग अलग है, ऑल्दो सब्जेक्ट सेम है। प्री में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेंस में आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 1-1.5 साल है, तो आप ट्राई करिए कि पहले तो आप पूरे अच्छी तरीके से अपना बेयर एक्ट पढ़ें, बार बार पढ़ें। रिविजन इज द की इस एग्जाम के लिए। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप भूल जाते हैं, ज्यादा अगर टाइम तक नहीं पढ़े तो आपको एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पाता है वो, तो रिविजन बार बार करिए। प्री के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि बेयर एक्ट इज सफिशिएंट, और अपने जो सोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं कि एविडेंस एक्ट है तो उसकी 10 किताबें आप ले आई हैं फिर आपको सब पढ़नी है। मैंने आज तक, मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी भी लॉ के सब्जेक्ट की किताब पढ़ी है, ऑल्दो है मेरे पास सब, मैंने पढ़ी एक भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन बेयर एक्ट से, या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है या कोचिंग का जो कंटेंट अवेलेबल करवाया है वहीं से पढ़ा है, या उन सबको मिला के अपने नोट्स बना लिए, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मुझे काफी टाइम मिल गया है, तो खुद से नोट्स बना लिए, फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब पढ़ना है, और आप ज्यादा सोर्सेज रखेंगे तो आप ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सब में एक ही बात लिखी हुई है। बेयर एक्ट से ज्यादा तो कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इतना डीप वो पूछ भी नहीं रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हैं। तो प्री के लिए आप बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। इस बार के जो प्री का पेपर था वो बहुत लेंदी था, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे था, पर अगर आपका बेयर एक्ट स्ट्रांग है तो आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो उनमें से एक आध ऑप्शन आपको ठीक लगता है तो आप टिक कर ही देते हैं। मेंस के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। बहुत से लोग हैं जिनका हाथ दुखने लग जाता है, मेरे आसपास 2-3 जने थे जो हर आधे घंटे में अपना हाथ पकड़ के बैठे हैं कि यार लिखा ही नहीं जा रहा, आ तो रहा है लिखा नहीं जा रहा। तो उसके लिए आप Practice. लिखिए, क्योंकि कॉलेज के बाद ऐसा होता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए ताकि हैबिचुअल हो। वहां 3 घंटे लिखना है, और एक दिन में आपको 5 घंटे लिखना है, 3 घंटे लॉ का पेपर और 2 घंटे लैंग्वेज का पेपर, और वहां हाथ रुके मतलब आपका पेपर छूटा। तो कोशिश करिए कि पेपर नहीं छूटे। एक आध क्वेश्चन इज ओके, पर ज्यादा पेपर नहीं छूटना चाहिए। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन आप मेंस का पेपर लिख के आएंगे और चारों पेपर आपके अच्छे खासे कंप्लीट होंगे, तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि यार चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए। प्री के लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, पर पहले बेयर एक्ट पे पकड़ बनाइए, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप 1 महीने पहले भी करते हैं तो इज सफिशिएंट, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी शुरुआत से होनी चाहिए। ऐसे आप हर हफ्ते में एक, अगर वैकेंसी दूर है जैसे अभी तो है नहीं, तो आप हर हफ्ते में एक लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जनरली अभी की जनरेशन में ऐसा देखा गया है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ऑनलाइन कंटेंट से ही काम चला लेना। जितना हो सके बुक्स पढ़िए। बुक्स, मैं लॉ की बुक्स नहीं कह रही, उसके अलावा भी अदरवाइज अगर आप कुछ मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उससे ये होगा कि लैंग्वेज वाले पेपर में जब ऐसे आता है तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। उसमें आपके खुद के थॉट्स आपके पास होने चाहिए, और वो खुद के थॉट्स तभी होंगे जब आपने बहुत लॉन्ग टाइम से कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई किसी तरीके का कंटेंट को पढ़ा है, समझा है। आप ऐसे ही वो चीज़ नहीं लिख पाएंगे, तो अपने थॉट्स डेवलप करिए। जस्ट रटा रटाया ज्ञान मान नहीं चलेगा, ऐसे में नंबर नहीं आएंगे, और अगर ऐसे में नंबर नहीं आएंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, मेंस क्लियर नहीं होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत सारे मिथक होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कईयों को लगता है कि साहब एनएलयू वाले का सिलेक्शन
होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसी तरीके से जो प्रैक्टिस करता है उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, या कोई मीडियम से बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मिथक होते हैं और मैं देख रहा हूँ इस बार के रिजल्ट ने सारे मिथकों को तोड़ा है ना। कोई जो 12th पास नहीं कर पा रहा था वो भी जज बना है, कोई हिंदी मीडियम से बिल्कुल रिमोट एरिया से, जो रूरल एरिया से जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, वहां से भी जज बना है, कोई एनएलयू से भी बना है, कोई 3 ईयर एलएलबी से बना है। मतलब पूरा अगर आप देखेंगे उस लिस्ट को तो उसमें ऐसा कोई वॉक ऑफ लाइफ नहीं है जो छूट गया है। हर जगह से लड़कियां नहीं बन सकती, लड़कियों ने तो पता नहीं क्या ही किया है, 70% गर्ल्स ने सिलेक्शन करके दिखाया है। तो बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है, मिथक है, उनको तोड़ा और आपने खुद ने तोड़ा है ना आपने प्रैक्टिस की है, ना आपने कोई एनएलयू से लॉ किया है, ना आपने बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने तोड़ा है। तो क्या कहना चाहिए, जब आप स्टूडेंट थे तो आपको भी ऐसा लगता था, मतलब वाइल प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम आपको भी लगता था ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिमाग में ऐसी चीजें थी, आप क्लियर थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी और सेलेक्ट होंगी? नहीं सर, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था वेरी गुड। कि यही लोग जज बनेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम है, बहुत फेयर है। अल्टीमेटली आपकी कैपेबिलिटी कि आप उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं, वही मैटर करता है। तो अगर आपके भी दिमाग में या है, या आसपास वाले कह रहे हैं कि एनएलयू वाले, मैं जेएनयू से पढ़ी हूँ, 3 ईयर लॉ किया है, ऑन कैमरा तो नहीं कह सकते कुछ चीजें, पर प्रैक्टिस भी नहीं किया है। और जेएनयू से पढ़ने वालों का क्या होता है वो आप सब समझ सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कि 5 ईयर लॉ वाले ही बन रहे हैं, एनएलयू वाले ही बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द एंड आप पेपर में क्या करके आते हैं, कैसा करके आते हैं, वो ही मैटर करता है। कॉपी चेक करने वाले को नहीं पता आप एनएलयू से है या नहीं। और फिर भी अगर मोटिवेशन की कमी है, तो मेरे लिए तो मोटिवेशन रहता था कि अभी जो भी हाई कोर्ट जजेस हैं वो सब जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तो देखिए, भावना ने बहुत अच्छी बात कही, एक फेयर, ये कई लोगों को ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि फेवरेटिज्म होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इस बार के रिजल्ट में एक ऑनरेबल है, हाई कोर्ट जज हैं, उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उन्हीं के सीनियर बेंच में जो सीनियर उनके कुलीग हैं, जो ऑनरेबल है, उनकी बच्ची का नहीं हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में। अगर इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस क्या होगा कि जो करवाने वाले हैं उन्हीं के परिवार के बच्ची का दोबारा इंटरव्यू देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो इससे ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, लक है, भाग्य से किसी को 2-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, 2-5 कम मिल गए, वो एक मैटर ऑफ चांस है, लेकिन बदमाशी होती है ऐसा नहीं होता है। बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट। और आज के जमाने में जब आरपीएससी के बारे में रोज एक खबर आई जाती है, उस जमाने में इतना क्विक, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना फेयर और इतना परफेक्ट एग्जाम कराना, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट भी धन्यवाद का या साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने इतना बढ़िया एग्जाम कराया है। उसके बाद दूसरी जो चीज इन्होंने कही कि एक और चीज आपने क्या बताई थी मैम? सर किस रेस्पेक्ट? हाँ जी, यूनिवर्सिटी तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि इस बार के एग्जाम में ऐसे हम क्योंकि इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों से, तो ऐसी लेडी जो हाउसवाइफ है, जिसको पूरे घर का सारा काम करना है जॉइंट फैमिली में, उसके बावजूद वो जज बनी है। जो 12th में पास नहीं हो पा रहा है वो जज बनी है मैडम। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनएलयूज के बहुत सारे बच्चे बने हैं और नॉन एनएलयूज के शायद उससे ज्यादा होंगे, मतलब अगर इन टोटलिटी आप गिनेंगे तो इसलिए ये तो सब मिसकंसेप्शन है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप ही के साथ अगला जो राउंड है वो सूर्या सर करें, और उसमें बच्चों के भी सवाल आपसे जो आप पूछना चाहें, और आप ये सोचें कि एक दिन मुझे भी यहाँ बैठ के आंसर करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या जानना है इनसे, सेलेक्टेड लोगों से, वो सवाल मुझे इनसे जरूर पूछना चाहिए। तो आप कंटिन्यू करें।
and thank you so much. Thank you, sir. Once again, well done, ma'am. Many congratulations to all the selected candidates. And ये हमारा भी सौभाग्य है कि इतने सारे एक साथ सेलेक्टेड बच्चों को सुनने का अवसर हमें मिल रहा है. वैसे तो देखिए सागर सर ने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, बट लास्ट के 1-2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं. कुछ किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ इनसे कुछ पूछना हो तो प्लीज माइक दीजिए. जो भी. हाँ, Congratulations, ma'am. थैंक यू. So, ma'am, first of all, thank you आपने प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंटाइटिंग किया. बट मुझे पूछना है कि इंटरव्यू में ऐसी क्या चीज़ है जो सिलेक्शन में एज शॉर्टकमिंग्स पोज कर सकती है? देखो, इंटरव्यू में एक बार आप अपने सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, देन आप ट्राई करिए कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, वेदर इट्स योर मेंटर, घर में किसी से कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लें, क्योंकि वहाँ कोई भी कुछ भी पूछ सकता है. तो करंट अफेयर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या हो रहा है. 2-3 दिन का अखबार देख के जाइए, क्योंकि वो उससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ थी. उसके अलावा ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप बहुत कट हो जाते हैं कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं की, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हुआ, पर वहाँ पे वो आपका कॉन्फिडेंस, आपके बोलने का तरीका और ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं. तो कॉन्फिडेंस आता है बात करने से. तो जो भी लोग आपको उस इंटरव्यू में हेल्प कर सके, आपके अगर कोई मेंटर्स हैं, किसी एडवोकेट को आपने ज्वाइन कर रखा है, घर में अगर आप किसी तरीके का डिस्कशंस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कोई फ्रूटफुल डिस्कशंस हैं, तो आप वो कर सकते हैं. वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा. और इन द एंड ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपने आंसर दिया या नहीं दिया. इट्स ओके अगर आपने आंसर नहीं भी दिया है, बहुत पोलाइटली आप सॉरी बोल दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्वेश्चन का आंसर देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, भले आपको आ रहा है भले नहीं आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आ रहा है तो आपने किस तरीके से उसको पुटअप किया है, उनको अच्छी तरीके से समझाया है या नहीं समझाया है. कई बार ऐसा होता है प्रेशर में आपको आ रहा होता है पर आप बोल नहीं पाते हो. तो वो चीज़ को करने के लिए आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू की, जब भी आप टाइम पीरियड होता है 15 दिन महीना भर, इंटरैक्ट करिए. मैंने तो ऐसे किया था, मेरे फ्रेंड्स को बैठा दिया था और वो मेरे से गूगल से क्वेश्चंस पूछते जाते थे और मैं आंसर करती जाती थी. कुछ मैंने एक आध मेंटर्स की हेल्प ली थी, वो मुझे हेल्प कर देते थे. तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. बाकी अगर आपने प्री और मेंस अच्छा किया है तो इंटरव्यू इज जस्ट अ लक. एनी अदर पर्सन और कोई पूछना चाहता? कोई क्वेश्चन? जी, मैं पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. मिनिमम जो है, ऐसा कहना नहीं चाहिए वैसे, कितने घंटे एक्चुअली स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जुडिशरी के लिए और कितने समय तक? सर ऐसे फिक्स आवर्स तो नहीं है. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप 2 घंटे ही पढ़े, कभी 8 घंटे भी पढ़ लिए. तो जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती या जब तक कोई एग्जाम पास में नहीं होता है, आप कंसिस्टेंटली रोज तो आधा घंटा नहीं पढ़ पाएंगे. इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, सोशल मीडिया, इधर उधर जाना, ये करना वो करना. तो कोशिश करिए कि जब तक आप प्रिपरेशन वाले मोड में है, तो आई गेस 3-4 घंटे तो कोचिंग ही हो जाती है. उसके कोचिंग जो आपको, जैसे बिना कोचिंग भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने 2 घंटे भी पढ़ा है तो सफिशिएंट है, पर आपको फोकस के साथ पढ़ना है. इट्स नॉट दैट 2 घंटे में भी आपने आधा 1 घंटा मोबाइल चला लिया, पास में पढ़ा है. ये सारी चीजें नहीं करनी है. बहुत डेडिकेटेड होके अगर आप रोज के 2 घंटे भी पढ़ते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो दैट इज सफिशिएंट. प्री और मेंस में जैसे जैसे डेट्स पास आने लगती हैं, अगर आपको करना होता है क्लियर, तो आप अपने आप पढ़ने लगते हैं. मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा है, अभी भी कह रही हूँ, स्टॉप वॉच ले आइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी. स्टॉप वॉच आपके एक्चुअल्स आपको बताएगी, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपने एक्चुअली कितने घंटे पढ़ाई करी है. तो हर किसी का अलग पैटर्न होता है पढ़ने का. कोई 2 घंटे में भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, किसी को 4 घंटे भी लग रहे हैं. तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से. पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए. ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर अब अगले हफ्ते पढ़ेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. कंसिस्टेंटली आप कितने भी घंटे पढ़ें, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है,
तो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हैं तो इट्स इनफ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको आगे की लाइफ के लिए एंड Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank थैंक you, यू। sir. ओके।